क्या होता अगर सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते? सरदार पटेल अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री होते, तो वो कश्मीर जो नेहरू जी यूनाइटेड नेशंस में ले गए, हम सब जानते हैं, वो वहाँ नहीं ले जाते और वो कश्मीर के मुद्दे को वहीं ख़त्म कर देते क्योंकि हमारी आर्मी पहले ही कब्ज़ा कर रही थी। पाकिस्तान की आर्मी को ढकेल रही थी पीछे और वो हम पूरा का पूरा जो पाकिस्तान के कंट्रोल में आधा कश्मीर है, वो भी हमारे पास ही होता, जो हमारा ही है। और उस पर जो आज तक हमने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं उस झगड़े की वजह से, इसका जो प्रभाव है वो हम पे नहीं पड़ता और हमारी जीडीपी एक एस्टीमेट के अनुसार 1 से 2% की हमारी जीडीपी और बेहतर होती अगर कश्मीर का मुद्दा तभी हल कर लिया गया होता दोस्तों। और अगर हमारी जीडीपी 1 से 2% ऊपर होती तो आज जो हमारी इकॉनमी है जो 4 ट्रिलियन की है, ये लगभग 4.5 से 5 ट्रिलियन की होती और हम भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होते और बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति में होते। सरदार पटेल अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो उनका मत था, उन्होंने नेहरू को आगाह भी किया था कि चाइना को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अक्साई चीन का इलाका जो भारत और चाइना ने मिलकर डिस्कस किया था कि इस पर किसी का कब्ज़ा नहीं होगा, वो इसलिए डिसाइड किया गया था क्योंकि ये हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे था, पहाड़ की सबसे ऊंचाई पर था और इसलिए था कि अगर कभी चाइना वहाँ पर भारत पे हमला करना चाहेगा तो अक्साई चीन तक पहुँचते पहुँचते भारत को भी पहले ही पता चल जाएगा और भारत भी तैयार हो जाएगा। इसीलिए डिसाइड किया गया था। लेकिन नेहरू जी ने जब सरदार पटेल ने कहा कि हमें उसे फोर्टिफाई कर देना चाहिए, यानी हमें पूरी तरीके से उस एरिया को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो सुरक्षित रहे और वहाँ पे कभी भी हम चाइना को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये उन्होंने नेहरू को समझाया था। लेकिन नेहरू जी का जो फेमस लाइन है जो कही जाती है, वो कहते थे चाइना हम पे कभी हमला नहीं करेगा। तो उनको इतना भरोसा था और उन्होंने लाइटली लिया और अंत में चाइना ने उन सब इलाकों पे कब्ज़ा किया। उसकी वजह से भी हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत फ़र्क पड़ता है, चाइना हमको डोमिनेट करता है और जो गलवान जैसे इश्यूज़ आज तक आपको देखने और सुनने के लिए मिलते हैं, ये उसी की देन है दोस्तों, क्योंकि नेहरू जी ने तब लिबरल रहते हुए उस पर एक्ट नहीं किया और जिसकी वजह से चाइना ने उस पूरे इलाके पे कंट्रोल कर लिया। यहाँ तक कि आपको पता है जो हमारे आर्मी के बहुत सारे बड़े ऑफिसर्स कई बार कह चुके हैं कि उस युद्ध में अगर नेहरू जी ने एंड में भी एयरफोर्स यूज़ किया होता तो हम वो युद्ध जीत जाते, लेकिन वो फिर भी हारे उस युद्ध को दोस्तों। तो नेहरू जी की ये दूसरी गलती। तीसरी बात पे आते हैं, अगर सरदार पटेल भारत के प्राइम मिनिस्टर होते तो सरदार पटेल का जो इकोनॉमिक मॉडल था वो बिल्कुल अलग था। सरदार पटेल कहते थे कि हमें भारत में एक लिबरल मॉडल बनाना चाहिए इकोनॉमी का, जिसके अंदर हम गाँव-गाँव के स्तर पर, छोटे-छोटे कस्बों के स्तर पर, छोटे-छोटे शहरों के स्तर पर बहुत सारे बिजनेसमैन क्रिएट करें, लोकल बिजनेसमैन क्रिएट करें जो छोटे छोटे स्तर पे बिज़नेस करें और फिर बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करके हम एक्सपोर्ट करें। तो वो छोटे छोटे बिज़नेस खड़े करना चाहते थे, जबकि नेहरू की पॉलिसी बिल्कुल ऑपोजिट थी। नेहरू जो थे वो सोशलिस्ट थे, जो रशिया के मॉडल पे चल रहे थे, जहाँ पे उनका ये मानना था कि हमें बड़ी बड़ी फैक्ट्री एज ए गवर्नमेंट लगानी चाहिए और हमें लोगों को नौकरी देनी चाहिए। तो वो छोटे छोटे बिजनेसमैन नहीं खड़े करना चाहते थे, वो लोगों को नौकरी देना चाहते थे। तो वो उस मॉडल पे गए और उन्होंने स्टील की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ लगाई, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया और उन्होंने, लेकिन जो दूसरा, इसकी वजह से तो हमारी ग्रोथ कम हो ही रही थी, लेकिन एक सबसे बड़ा गलत काम जो उन्होंने किया, उन्होंने लोकल निवेशक ना खड़े हों इसलिए उन्होंने लाइसेंस राज शुरू किया, जिसमें अगर किसी इंसान को, भारत के किसी व्यक्ति को एक अपनी कंपनी बनानी है तो उसे 80 से ज़्यादा एजेंसियों का अप्रूवल लेना पड़ता है। और उस समय इतनी घूसखोरी चलती थी, इसका उद्देश्य ही ये था कि छोटे छोटे बिजनेस भारत में ना खड़े हों। और ऐसा नेहरू जी ने क्यों किया? नेहरू जी के जो सबसे ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं, जो उनके बड़े फ़ैन हैं, नेहरू जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं ना दोस्तों कि उनके जो बड़े बड़े फ़ैन आज भी भारत में हैं, वो उसको डिफेंड नहीं कर पाते चाह के भी। वो इतना ही कह पाते हैं पता नहीं नेहरू जी ने क्यों किया, उनके मन में ज़रूर कुछ अच्छा रहा होगा, लेकिन कोई लॉजिकल रीज़न नहीं दे पाते। जैसे पाकिस्तान के इशू को यूएन में ले जाना हो, जैसे चाइना का इशू हो जो मैंने आपको बताया, और ये भी एक ऐसा इशू है। इसका कोई रीज़न समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या प्रॉब्लम थी कि भारत में छोटे छोटे बिजनेस अगर खड़े होते तो उन्होंने ये 80+ एजेंसीज़ के अप्रूवल का एक प्रोसेस बनाया जिसे लाइसेंस राज कहते थे। और इतनी घूसखोरी इसमें चलती थी कि उस दौर में बहुत सारे बिजनेस करने की मंशा वाले लोग भारत छोड़ के चले गए। इस वजह से छोटे छोटे स्तर पे बिजनेस नहीं हुए।
बड़ी बड़ी कंपनियां ही बिज़नेस करती थी भारत में, क्योंकि वही कर पाती थी, उन्हीं को सपोर्ट मिलता था और वो और अमीर होती जा रही थी। वो क्या करती थी, ग्रामीण इलाकों में जाती थी और जो भी कच्चा माल उन्हें चाहिए होता था वो मनमाने सस्ते रेट पे खरीदती थी, क्योंकि कोई कंपटीशन था ही नहीं। एक किसान के पास जब ऑप्शन ही नहीं है कि अगर इस कंपनी को नहीं बेचेंगे तो किसे बेचेंगे, तो सस्ते से सस्ते रेट पे वो खरीद लेते थे। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ दोस्तों, मुंबई में दूध की सप्लाई करने के लिए एक पोलिश कंपनी थी, पोलैंड की, जो दूध को प्रोक्योर करती थी, तो जो जा करके गुजरात से 850 किलोमीटर दूर से दूध को खरीदती थी और लाकर मुंबई में पॉस्चराइज करके बेचती थी। अब बिकॉज़ कोई छोटी छोटी कंपनियां खड़ी नहीं होने दी जाती थी, कोई छोटी छोटी दूध की फैक्ट्री भी नहीं बनने पाती थी, क्योंकि लाइसेंस राज था और आपको 80+ कंपनियों का अप्रूवल, एजेंसीज़ का अप्रूवल लेना है और लोग बिज़नेस चालू नहीं कर पाते थे। तो 25 पैसे प्रति लीटर पे वो कंपनी बिचौलियों के माध्यम से खरीदती थी। जाहिर सी बात है, मुंबई की कंपनी थी, तो बीच में छोटे छोटे बिचौलिए एजेंट होते थे जो भारी मार्जिन कमाते थे। किसान से ये कहा जाता था कि आधा दूध तो मुंबई जाते जाते ख़राब हो जाता है ना, तो इसके लिए तुमको हम आधा पैसा दे रहे हैं, क्योंकि आधा ही दूध हमको मिलता है। और कंपनी उस दूध को ले जा करके बहुत बड़े स्केल पे पॉस्चराइज करके बेचती थी और बहुत बड़े मार्जिन कमाती थी, बिचौलिए कमाते थे, किसान को अपनी लागत भर का पैसा भी नहीं मिलता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से ही थे, तो उनके कंट्रोल में जितना था, उन्होंने गुजरात में अपने इनिशिएटिव से अमूल की स्थापना कराई, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा कि आप किसान खुद ही दूध को बेचेंगे, खुद ही किसान दूध कलेक्ट करेंगे आपस में और दूध को ले जा करके कंपनी को देंगे। तो छोटे छोटे किसान इस काम में लग गए, जो अपने दूध को, अपने अगल बगल के लोगों के दूध को इकट्ठा करते थे, उसको ले जा करके अमूल कंपनी को बेचते थे और अमूल के पास बहुत सारा दूध इकट्ठा होता था उसी लोकेलिटी का, और वो दूध 800 किलोमीटर दूर तो जाता नहीं था, क्योंकि कंपनी वहीं लोकली बनी थी, तो दूध ख़राब नहीं होता था, तो दूध का अच्छा रेट लोगों को मिलता था और लोगों को अच्छे खासे पैसे मिलने लगे और वो अमूल कंपनी आज तक चल रही है। ये दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और वो बिल्कुल ऐसा ही मॉडल देश में बनाना चाहते थे, लिबरल मॉडल, कि आप लोगों को एम्पावर करें और लोग छोटे छोटे बिजनेस करें, क्योंकि वो जानते थे कि भारत सोने की चिड़िया इन्हीं छोटे छोटे बिजनेस के माध्यम से ही बना था, जहाँ पर भारत के लोग गांव-गांव स्तर पे छोटे छोटे काम करते थे, छोटी छोटी कंपनियां के रूप में, छोटे छोटे मॉडल के रूप में काम करते थे और हम एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कर पाते थे। वो इसी मॉडल को बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी इसके सख्त खिलाफ थे और उन्होंने लाइसेंस राज चला दिया। हमारे देश की अर्थव्यवस्था दोस्तों 1970 तक 3.5%, 3 से 3.5% की जीडीपी से बढ़ रही थी और हमारे बगल में पाकिस्तान 5% की जीडीपी से आगे बढ़ रहा था। ये नेहरू जी की इकोनॉमिक्स पॉलिसी थी, जिसको सरदार पटेल बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने सरदार पटेल से कुछ नहीं सीखा और अपनी मनमानी चलाते रहे। अब दोस्तों सन 1991 में जब नरसिम्हा राव भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने ये देखा कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 2 हफ्ते भर का बचा हुआ है। सिर्फ 2 हफ्ते भर का विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ था, यानी हम इस कंगाली के दौर पे थे। तब उन्होंने मनमोहन सिंह को अपॉइंट किया और इन दोनों ने मिल करके उन्होंने मनमोहन सिंह को कहा कि हमें नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जैसी सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे उस लाइन पे, लिबरल पॉलिसी, जहाँ पे गांव-गांव के स्तर पे छोटे छोटे बिजनेस खड़े हों, ताकि हमारी इकोनॉमी जड़ से मजबूत हो, गाँव से मजबूत हो और हमारी इकोनॉमी सुधरे, वरना तो हमारी इकोनॉमी ख़त्म हो रही है। तो उसके बाद उन्होंने एक लिबरल पॉलिसी बनाई, उन्होंने FDI ओपन किया, भारत से बाहर से इन्वेस्टमेंट आने लगे और उससे जा कर के हमारी इकोनॉमी फिर खड़ी हुई और हम 6% से 6.5%, 7% तक की जीडीपी से हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लगी, जो PV नरसिम्हा राव ने शुरू कराई, मनमोहन सिंह को बोल करके उसकी पूरी डिटेल्ड पॉलिसी बनवाई। तो दोस्तों ये मॉडल वही था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 के बाद से कह रहे थे कि हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, लेकिन हमारी इकोनॉमी सिर्फ 3.5% से बढ़ती रही। भारत के एक इकोनॉमिस्ट थे, अगर उनका नाम मुझे याद आ रहा है तो प्रकाश राज नाम था शायद उनका, राज करके था उनका नाम। उन्होंने एक बार एक व्यंग में कहा था कि भारत की हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ सिर्फ 3.5% से ज़िंदगी भर बढ़ेगी। ये एक व्यंग्य था, ये उनका दुख था कि नेहरू जी की जो पॉलिसी है, जैसा उन्होंने बनाया है कि वो केवल बड़ी कंपनियां बिजनेस कर सकती हैं, मनमाने रेट में गांव से जाके खरीदती हैं, जिससे किसान और गरीब होता है, छोटे बिजनेस आप खड़े नहीं होने देते, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज डालते हैं जो सरकार के ऊपर एक बोझ बन जाती हैं। और जो रशिया का जो सोशलिस्ट मॉडल है, आपको पता है, वहाँ पर कम्युनिस्ट मॉडल जिसके अंदर हड़तालें होती हैं। अगर आप पुराने ज़माने की फिल्में देखेंगे तो हर फिल्म में आपको हड़ताल दिखाई देगा, मजदूर यूनियन, मजदूर संघ, उसको हीरो की तरह दिखाया जाता है। तो सरकार अपने ऊपर बोझ लेकर के फैक्ट्रीज खड़ी करेगी और मजदूर जो है वो आंदोलन करेंगे और
प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इस तरीके से देश लुटता चला जाएगा, बर्बाद होता जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि भारत की ग्रोथ कभी भी 3 से 3.5% से ऊपर नहीं हो सकती, और उन्होंने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा था इसको एक व्यंग के रूप में दोस्तों। तो इसका मतलब था कि उनका कहने का मतलब यही था कि ये पॉलिसी बंद होनी चाहिए, और जब 1991 में ये पॉलिसी रिवर्स की गई और नई पॉलिसी आई, तब से भारत की ग्रोथ 6 से 7%, 6.5% इस तरीके से हमारी जीडीपी बढ़ने लगी और हम आगे बढ़ने लगे। तो ये नेहरू जी का एक और काम मैं आपको बता रहा हूँ। और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टार्टिंग से चाह रहे थे हम इस मॉडल को अडॉप्ट करें, वो एक गुजराती थे और ये उनका बिजनेस मॉडल था जो हमने 91 में अडॉप्ट किया दोस्तों। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो नेहरू जी के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिस पर बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। नेहरू जी की बात पे एक और बात मुझे याद आती है दोस्तों। 1950 में माफ़ कीजिए 1948 में जनवरी में महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ 30 जनवरी 1948 को। लेकिन जनवरी के स्टार्टिंग में महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दी थी, अपने लेख में लिखा था कि अब हमें कांग्रेस पार्टी को बंद कर देना चाहिए, डिसॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जन्म ब्रिटिश ने किया था भारत के लोगों की आवाज़ को सुनने के लिए, कि भारत के लोग क्या चाहते हैं ये एक कमेटी के माध्यम से हम तक आवाज़ पहुँचे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। उन्होंने कहा अब हमें आज़ादी मिल चुकी है, कांग्रेस का मकसद ख़त्म हो चुका है, अब हमें कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए, ताकि भारत की जो लोकल पार्टीज़ हैं वो अपने लोकल मुद्दों को लेकर भारत में चुनाव लड़ें और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भारत में बने। जाहिर सी बात है नेहरू जी ये नहीं चाहते थे। नेहरू जी भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और वो भी आपको पता है कैसे बने थे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल बन रहे थे लेकिन उसको हटा करके वो बने थे। कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत गैरत वाले इंसान थे और कृपलानी भी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को 12 वोट मिले थे, कृपलानी साहब को 2 से 3 वोट मिले थे और नेहरू को 0 वोट मिले थे। 15 सदस्यों में से जो यूसीसी के 15 मेंबर्स थे 0 वोट मिले थे। और कहते हैं उस ज़माने में लोग गांधी जी की इतनी इज्जत करते थे, तो उनके कहने पर एक मॉरल ग्राउंड्स पे उस ज़माने के जो नेता होते थे, आपने देखा अगर कोई एक्सीडेंट होता था रेलवे का तो रेलवे मिनिस्टर्स जो होते थे वो रिज़ाइन कर देते थे, लोग तुरंत इस्तीफ़ा दे देते जिम्मेदारी लेते हुए। लेकिन नेहरू जी की मोरालिटी क्या थी दोस्तों, कि चुना गया था किसी और को और वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं बनना चाहिए, मुझे 0 वोट मिले हैं यार, किसी एक ने भी वोट नहीं दिया है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। नेहरू जी ने जो काम किए हैं, ऐसे ऐसे काम किए हैं कि इसे लिबरल लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके मानने वाले आज तक जस्टिफाई नहीं कर पाते कि क्यों उन्होंने पाकिस्तान दे दिया, पाकिस्तान को कश्मीर दे दिया, उन्होंने क्यों चाइना को अक्साई चीन दे दिया, क्यों उन्होंने वहाँ पे एक्शन नहीं किया, क्यों उन्होंने भारत के छोटे बिजनेस नहीं खड़े होने दिए। जो नेहरू के ग्रेटेस्ट सपोर्टर्स हैं वो भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते और यहाँ चुप हो जाते हैं और कहते हैं कुछ अच्छा ही रहा होगा उनके मन में, पता नहीं। तो ये नेहरू साहब हैं आपके लिए दोस्तों। तो गांधी जी ने जब कहा कि इसे डिसॉल्व कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है नेहरू ये नहीं चाहते थे, तभी तो प्राइम मिनिस्टर बने थे। और आज तक नेहरू जी की जो लीगेसी है वो भारत में आज तक एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी को चला रही है, कांग्रेस पार्टी आज तक उन्हीं की फैमिली चला रही है और उनकी फैमिली में लगातार प्राइम मिनिस्टर्स आते रहे। तो दोस्तों क्या हुआ कि 20 तारीख को गांधी जी के ऊपर एक हमला होता है, जहां वो प्रार्थना सभा कर रहे थे, एक बम का धमाका किया जाता है, उनके ऊपर हमला होता है जिसमें गांधी जी बच जाते हैं। नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनको चाहिए था कि वो इमीडिएटली बहुत सारी सुरक्षा वहाँ बढ़ा देते, लेकिन वहाँ सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। गांधी जी तो कहते थे वो अहिंसावादी थे, तो उन्होंने मना भी किया होगा, तो भी वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन नेहरू जी ने सिक्योरिटी नहीं बढ़वाई, उन्होंने ख्याल नहीं किया और 30 तारीख को नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या कर दी। अगर सिक्योरिटी होती तो गांधी जी की हत्या नहीं हो पाती। तो अगर नाथूराम गोडसे तो जिम्मेदार है और उसे फांसी की सज़ा भी हो गई दोस्तों, लेकिन नेहरू के ऊपर कभी सवाल नहीं उठा कि उन्होंने सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाई थी गांधी जी की। क्या वो इस बात से परेशान थे कि गांधी जी ने अब कहना शुरू किया है, उसी महीने गांधी जी ने पहली बार कहा था कि अब हमें कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो क्या इसलिए वो सिक्योरिटी नहीं बढ़ा रहे थे? ये भी एक सवाल पूछने की बात है। नेहरू के इंटेंशन पे बड़े सवाल उठते हैं। भारत एक खोज में नेहरू जब लिखते हैं और पूरे भारत की हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं कि भारत में की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, जिसे कहते हैं कि वो जो प्राचीन काल से लेकर के जो हिस्ट्री है, फिर मिडिवल हिस्ट्री है और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है, सब कुछ भारत के बारे में लिखते हैं। और वो अकबर के काल को सबसे ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, महिमा मंडित करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही लिबरल था, वो बहुत अच्छा था। तब वो ये बताना भूल जाते हैं कि अकबर ने 35,000 मासूम लोगों को मरवाया था दोस्तों, ये वो भूल जाते हैं। तो ये लिखना उनको ज़रूरी नहीं लगता है, वो वन साइडेड बातें लिखते हैं कि जब हिंदू मारे जा रहे हैं और जब मुस्लिम मार रहे हैं तो ये नहीं बताना चाहिए। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ?
अभी बताता हूँ। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे ही महात्मा गांधी की हत्या होती है 30 जनवरी 1948 को, तो उसके बाद जो नाथूराम गोडसे हैं उन्हें पकड़ा जाता है। वो चित्पावन ब्राह्मण थे। दोस्तों, मुंबई में सबसे पहले 15 चित्पावन ब्राह्मण्स को कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो मार देते हैं, और उसके बाद चित्पावन ब्राह्मण्स को मारने के लिए प्लान्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड शुरू होता है, और 5,000 से 8,000 चित्पावन ब्राह्मण्स को महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में अगले कई दिनों में खूब आराम से जिंदा जलाया जाता है, उन्हें मारा जाता है, महिलाओं को रेप किया जाता है, उनकी दुकानें जला दी जाती हैं, उनके बिज़नेस ख़त्म कर दिए जाते हैं, उनके घर जला दिए जाते हैं, और न जाने दसियों हज़ार से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, अपने अपने घर छोड़ के भाग जाते हैं। और ये चीज़ कांग्रेस करती है, जिसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता लॉरीज़ में लोगों को भेजते हैं, ट्रक कर कर के लोगों को भेजते हैं कि जहाँ जहाँ चित्पावन ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है वहाँ जाओ, उन्हें मारो और काटो। और नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर होते हुए एक भी वर्ड नहीं बोलते, उनके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलता, एक स्टेटमेंट उनकी नहीं आती कि मासूम लोगों को मत मारो। यही नहीं, एक भी किसी इंसान की गिरफ्तारी नहीं होती। 8,000 लोगों के मार डालने के बाद, 8,000 लोगों का जेनोसाइड होने के बाद, बच्चों के, औरतों के, बुज़ुर्गों के, मासूम लोगों के, जिनका कोई लेना देना नहीं था, जो आम शहरी थे, आम नागरिक थे, उनके मारे जाने पर एक भी अरेस्ट नहीं होता, एक भी किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं होता, कोई कमेटी नहीं बैठती, कोई जांच नहीं होती दोस्तों। और मैं आपको ज़रा इस वॉल्यूम से ये बात समझाना चाहता हूँ कि जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए, आपने देखा 790 मुस्लिम मारे गए, जिसमें से 250 हिंदू मारे गए, जिस पर पुलिस ने एक्शन किया था और उन पे गोलियां चलाई थी। 250 जो लोग मुस्लिमों को मार रहे थे, ऐसे 250 लोगों को पुलिस ने गोली में मारा। तो दोस्तों, 790 मुस्लिम मारे गए थे, उसका हमने कितना इशू देखा है, उस पर कितनी कमेटियों पे कमेटियां बैठी हैं, कितनी जांच हुई है, कितनी बार उसके रिव्यू हुए हैं, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयाँ हुई हैं, कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कितने जेल हुए हैं, कितने लोगों को सज़ा हुई है। लेकिन 790 मुस्लिम एक तरफ, और उधर आप देखिए 8,000 लोग मार डाले गए थे, और एक FIR भी नहीं हुई, एक कमेटी नहीं बैठी जांच की, नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, एक वर्ड नहीं बोला, कोई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई किसी के खिलाफ, किसी को सज़ा नहीं हुई आज तक। बाद में कांग्रेस के एक नेता ने ये कहा भी था कि हम लोगों ने ही मरवाया था चित्पावन ब्राह्मण्स को। उन कांग्रेस के नेता पर भी कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई FIR नहीं, कोई जांच नहीं, कोई सज़ा नहीं दोस्तों। तो ये नेहरू जी हैं जो इस तरह से काम करते थे। नोवाखली में जब हिंदूज़ मारे गए और भगाए गए, बहुत बड़ी संख्या में मार डाले गए और लाखों लोग वहाँ से भाग गए, नेहरू जी की आपको एक स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन नोवाखली राइट्स के बाद जब बिहार में वहाँ के हिंदुओं ने कहा कि हमें नोवाखली का बदला लेना है, और उन्होंने मुसलमानों को मारना शुरू किया, तो आप नेहरू जी की स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देखिए। और सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, अपनी कैपेसिटी में उन्होंने वहाँ के हेड्स को फ़ोन करना, उनको रोकना, यहाँ तक कहना कि एयरफोर्स को यूज़ करके उन हिंदुओं को मार डालो जो मुसलमानों पे आक्रमण कर रहे हैं। और वो अपनी वो माउंटबेटन की जो वाइफ थी उनको लेटर लिखते हैं, किसे लेटर लिख के कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदू मार रहे थे, मेरा बस चलता तो मैं एयरफोर्स से इन सब को मरवा देता, और मरवा भी देना चाहिए। लेकिन जब नोवाखली में मारे जा रहे थे तो उनके मुंह से बिल्कुल एक स्टेटमेंट नहीं है, उनका कोई एफर्ट नहीं है, कोई कंडेमनेशन नहीं है, कुछ भी वो नहीं करते। तो दोस्तों, लोग सवाल पूछते हैं कि नेहरू जी से लोग क्यों नफरत करते हैं, इसीलिए करते हैं। सन 1950 में दोस्तों, हमने इनिशियली बात की थी कि अगर सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर होते। दोस्तों, 1950 में लियाकत अली खान भारत में, जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, वो भारत में आया था। एक एग्रीमेंट होना था, क्योंकि दोनों देशों में माइनॉरिटीज़ बहुत परेशान थे, उनको सताया जा रहा था। लेकिन ज़्यादा जो हिंदूज़ थे वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सताए जा रहे थे। लगभग 25 लाख से 45 लाख बंगाल के पास से जो हिंदूज़ थे वो मार के भगा दिए गए थे, उनको कन्वर्ट किया जा रहा था, रेप किया जा रहा था, मारा जा रहा था, तो वो भारत में भागकर आ गए थे। तो सरदार पटेल जो पैक्ट और समझौता हो रहा था उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे और बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, और जिसमें कहते हैं कि एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने तो रिज़ाइन ही कर दिया था कि जो पैक्ट नेहरू ने साइन किया वो इतना लिबरल और इतना, जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान के फेवर में उस पैक्ट को साइन किया। जबकि सरदार पटेल का कहना ये था कि हमें ये कहना चाहिए कि अगर पाकिस्तान इमीडिएटली जितने हिंदू
पाकिस्तान से भागकर भारत में आए हैं मारे जाने के डर से, अगर उनको वापस नहीं लेता तो इतनी ही संख्या में फिर उसे मुस्लिम्स को भारत के लेना पड़ेगा, हम उनको भेजेंगे। वो कह रहे थे कि आप ये उसमें लिखवाओ ताकि उसमें डर पैदा हो। जब तक आप बराबरी की बात नहीं करेंगे तब तक उनमें डर नहीं पैदा होगा और सिर्फ वो हाँ हाँ करके चले जाएंगे और यही चीज़ें फिर कंटिन्यू होती रहेंगी। तो उनका ये कहना था कि आप इस तरीके का एग्रीमेंट बनाओ जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो, क्वांटिफाइबल हो, और या उसके बारे में ये निर्धारित हो आप नहीं करोगे तो ये होगा। लेकिन नेहरू ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, सरदार पटेल को भी मैंने सामने रखने की कोशिश की कि उनकी सोच क्या थी, और मैंने आपके सामने नेहरू जी के भी सारे काम रखे और आपको इसी के माध्यम से भी बताने की कोशिश की कि क्यों नेहरू के लेकर लोग नाराज़ रहते हैं। इतिहास गवाह है कि जब हिंदू मारे जाते हैं तो नेहरू चुप रहते हैं, जब भारतीय मूल के लोग मारे जाते हैं नेहरू चुप रहते हैं। नेहरू वहाँ कुछ नहीं बोलते, या तो उसे छुपा ले जाते हैं जैसे भारत एक खोज में कर रहे हैं। चाहे 8,000 चित्पावन ब्राह्मण मारे जा रहे हैं तो नेहरू के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही है, वेयर ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, जिसे तो उसे रोकना चाहिए। एक जांच नहीं, एक कमेटी नहीं, इतने बड़े स्केल के मर्डर पे गुजरात से कंपैरिजन ले किया था मैंने कि आप समझ सकें कितना बड़ा स्केल था कि प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व होना चाहिए था या नहीं। गांधी जी की सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं बढ़ाते जबकि उनके ऊपर बम का धमाका किया गया था। जस्ट इमेजिन करिए, आज भारत के किसी बहुत बड़े नेता पे, बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन पे, किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन पे एक बम का धमाका हो तो गवर्नमेंट को उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए? क्या सिर्फ उनके खुद के कह देने से कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए उन्हें छोड़ देना चाहिए? ये सोचने की बात है दोस्तों। तो इसलिए लोग नेहरू से नफ़रत करते हैं, इसीलिए लोग नेहरू से नाराज़ होते हैं। लेकिन मैं नेहरू से नफ़रत नहीं करता। मैं नेहरू की अच्छी बातों की भी बारे में पहले कह चुका हूँ और नेहरू की ख़राब बातों के बारे में भी कहता हूँ। मैं एग्नोस्टिक रहता हूँ, मैं न्यूट्रल रहता हूँ। जो पढ़ता हूँ वो सामने रखता हूँ। मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि हमें हिस्ट्री को पढ़ के अपडेट होना है, अपने इतिहास को जानना है। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं इसमें कितने सैक्रिफाइसेस हैं, इसमें क्या कुछ हमारे बुज़ुर्गों ने नहीं झेला है, हमें ये समझना चाहिए। लेकिन इतिहास पढ़ के हमारे अंदर नफ़रत और बदले की भावना कभी भी जागृत नहीं होनी चाहिए। इसका मैं घोर विरोधी हूँ और मैं आप सबको भी यही बताना चाहूँगा कि हमें नफ़रत नहीं करनी है। लेकिन जो लोग ये आज यंग जनरेशन है वो ये दो वर्गों को देखती होगी कि कुछ लोग क्यों हेट करते हैं नेहरू को, और जो नेहरू के सपोर्टर्स हैं ना, वो नेहरू ने एक लिबरलिज़म का स्टार्ट किया और नेहरू का जो लिबरलिज़म है वो यही है कि हिंदू मारे जाएं तो कुछ मत बोलो, हिंदू अगर ख़त्म हो रहे हैं, हिंदुओं का नुकसान हो रहा है तो इट्स ओके, चलता है। वो उन्होंने ये एक ऐसी लिबरल सोच को बढ़ावा दिया और जो नेहरू के मानसिक औलादे हैं, जो मानसिक संतान है जिन्हें हम आज के लिबरल्स कहते हैं, वो इसी मेंटालिटी के हैं। उनको ये नहीं दिखाई देता है। आज भी आप भारत में देखिए, आराम से बोला जाता है कि सनातन धर्म को जड़ से मिटा देना चाहिए। एक हेड ऑफ द स्टेट बोल रहा है, एक हेड ऑफ द जिसे कहते हैं भारत के वन ऑफ द स्टेट्स में से वहाँ का एक चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, कोई कह रहा है कि ये बीमारी है सनातन धर्म, और कुछ भी बोलते हैं नेता और कोई रोक टोक नहीं, कोई लिबरल उसका विरोध नहीं करता है, कोई कोर्ट उसे सज़ा नहीं देती है, ऐसे लोगों को बेल मिल जाती है आसानी से, कुछ भी बोलो। लेकिन अगर एक भी वर्ड इस्लाम के बारे में बोला जाए तो सर तन से जुदा के नाम पे पूरे भारत में रैलियां की जाती हैं और यही लिबरल्स उसे सपोर्ट करते हैं और इसी में कन्हैया लाल जैसे मासूम लोग मारे भी जाते हैं दोस्तों। तो हम आज तक उसी मानसिकता में जीते चले आ रहे हैं और जब किसी एक पक्ष को दबाया जाएगा तो उसके पक्ष में बोलने वाले लोग तो होंगे। तो नेहरू जी ने जो गलत किया है तो उनसे नाराज़ रहने वाले लोगों का वर्ग डेफिनेटली होगा, इस बात से मैं इनकार नहीं करता और आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि नेहरू जी को हेट करने वाले लोग क्यों होते हैं, तो आज मैंने आपको कुछ उसके बारे में बताया और मैंने ये भी इसी के साथ बताने की कोशिश की कि अगर सरदार पटेल होते तो हम एक बड़ी इकॉनमी बहुत पहले बन चुके होते, क्योंकि वो ऐसी ही इकॉनमी पॉलिसी चाहते थे जो हमने 1991 में अडॉप्ट की, लिबरल पॉलिसी कि जिसमें गांव-गांव में छोटे-छोटे स्तर पे लोग स्ट्रांग हों। और मुझे लगता है हम उतनी अच्छी पॉलिसी तो 91 में भी नहीं अडॉप्ट कर पाए जैसी उनकी सोच थी, जैसा वो करना चाहते थे। तो बात को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। फिर कुछ नए विषय पे, किसी नए टॉपिक पे फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।